अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वो लाइन ऑफ कंट्रोल की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ हों या फिर फाशिज़म हो, इंतहा पसंदी के मामलात हों या फिर शहरियत के मुतनाज़ क़वानीन बनाने का मामला हो, किसानों के लिए ज़िंदगियाँ तंग कर देने का मामला हो या फिर तौसी पसंदाना अज़ाइम हो, भारत तमाम के तमाम मेरिट्स पर पूरा उतरता है और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस वक्त ना सिर्फ पूरे रीजन के लिए बल्कि पूरे कुर्रा अर्ज़ के लिए एक नाक का बाल बन चुका है और ये अपने तौसी पसंदाना अज़ाइम, अपनी फाशिज़म और जिस तरह से अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात रखता है, आज इस बात का मुकम्मल तौर पर इत्तफाक पाया जाता है कि भारत आइसोलेट होता जा रहा है और ना सिर्फ ये कि रीजन के अंदर बल्कि अब तो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से इस हवाले से बहुत ठोस और मुदल्लल आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि भारत ने दरअसल ना सिर्फ ये कि अपने हमसाया ममालिक का बल्कि पूरी दुनिया का जीना दूभर कर रखा है। हम आज इन्हीं मामलात पर गुफ्तगू करेंगे और इस हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ तज्ज़ियाकार और भारत के हवाले से बहुत गहरी नज़र और तज्ज़िया देने वाले ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब, आपके साथ सीनियर सहाफ़ी और पाकिस्तानी सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम जनाब खालिद फ़ारूकी साहब और हमारे तीसरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं प्रोफेसर गाजी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। आप इनको पाकिस्तान टेलीविज़न पर देखते रहते हैं, आप शोबा तारीख़ जामिया पंजाब से आपका ताल्लुक़ है। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। तशरीफ़ लाए ब्रिगेडियर साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैंने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल की ना सिर्फ पाकिस्तान की तरफ बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर्स उसकी खिलाफ वर्जियाँ हों तो भारत उस हवाले से गालिबन चैम्पियन का जो टाइटल है वो ले सकता है। क्या इस रवैये, इस मिजाज के बारे में कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। असल में चैंपियन तो नहीं, चैंपियन तो जीत के पॉजिटिव, ठीक है, बदनामी का टाइटल ले सकता है, ज़लालत का टाइटल ले सकता है, बदगुमानी का टाइटल ले सकता है। और अगर झूठ का कोई कंपैरिजन या झूठ का कोई प्राइज़ होता दुनिया में, जैसे सच के नोबेल प्राइज़ हैं, तो मेरा ख्याल भारत को झूठ का वो ताज जो उनके चेहरे पे सजा दिया जाता, वो ऑलरेडी सज चुका है। और ये आज की बात नहीं है, तारीख़ के हवाले से प्रोफेसर साहब बैठे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकते हैं। मैं तो सिर्फ भारत की जो सियासी और जो दिफाई हिसाब से या उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनके हिसाब से जो उनका बिहेवियर रहा है 1947 से लेके आज तक, तो आप आज नहीं अगर अक्टूबर 47 की तारीख़ निकाल ले तो 6 जगह पे भारत में फसादात हुए थे जम्मू के अंदर, लीव भारत ए साइड। और उन 6 दिनों में 22 अक्टूबर से लेके कोई 4 नवंबर तक कोई 40,000 मुसलमानों को बेदर्दी से, जिसमें 11,000 ऐसी थी जो औरतें शामिल थी, उसमें से स्टैटिस्टिक कश्मीर लिबरेशन सेल के स्टैटिक्स कहते हैं कि उसमें से बहुत सारी ऐसी औरतें थी जो फैमिली वे में थी, उनको बर्छी की नोक में मारा गया क्योंकि पाकिस्तान इंडिया आज़ाद हो गया था। और उस वक्त इंडिया चूँकि मुजाहिदीन जो है वो वैली के दरवाजे पे, श्रीनगर के दरवाजे पे, पुंछ के दरवाजे पे दस्तक दे रहे थे, जो गिलगित से आए थे या आज़ाद कश्मीर जिन्होंने आज़ाद कराया था, तो उस वक्त एक जाली डॉक्यूमेंट बनाया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के हिसाब से। और भारत ने की फ़ौज जिस दिन वहाँ पर लैंड किया, तो तारीख़ भी उठा के देख लें, 26 अक्टूबर की तारीख़ उस पर पड़ी है लेटर वगैरह, और भारतीय फ़ौज जो है वो 25 अक्टूबर को लैंड कर सकी थी पुंछ एयरफील्ड पे और श्रीनगर एयरफील्ड पे। यानी कहने का मैं जहाँ आपको लेके आना चाहता हूँ, जहाँ से भारत की तारीख़ शुरू हुई कि पहले दिन से जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर झूठ, फरेब, धोखाधड़ी से एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सिर्फ इसलिए साइन कराया गया कि नेहरू के अफेयर था लेडी माउंटबेटन से, और लेडी माउंटबेटन इंस्ट्रूमेंटल थी माउंटबेटन को कन्विंस करने पे कि आप महाराजा से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन। तो भारत की फौज पहले दिन से गासिबाना और निहायत ही कमीनगी किस्म के गासिबाना कब्जे में भारत जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आज तक मौजूद है। आज वो 9 लाख फौज हो चुकी है। उसी की कंटिन्यूटी में दहशतगर्दी का पहला वाकया, दहशतगर्दी का इस खित्ते में पहला वाकया भारत की सरजमीन पे होता है जब आरएसएस, जो आज भारत में ताकत पे, 1928 में जब उस आरएसएस ने अपना वंश हजवर ने और अपना गोलवालकर ने लिखा था, उन्होंने प्रीफेज में लिख दिया था अपनी किताब के 1928 में जब उन्होंने हिटलर और मैसोलिनी से मुतासिर होकर उसके फैशिज्म को देखते हुए हिंदू फैशिज्म को लेकर आगे चलने के लिए जो आरएसएस और बीजेपी जो उसका पॉलिटिकल आर्म बनाई थी, वहां लिखा था कि भारत के अंदर सिर्फ हिंदू रहेंगे।
और एवरीबॉडी विल हैव टू कन्वर्ट इनटू हिंदू। तो ये फैशिज्म का और हिटलरिज्म का आगाज था, जो आज जो जमात बरसर इख्तिदार है, और उसका उसने प्रैक्टिकल मुजाहरा इसलिए किया कि गांधी, जिसको वो अपना बापू कहते हैं, उसकी तस्वीर हर, यानी हिपोक्रेसी देखे, दगाबाजी देखे, धोखाधड़ी देखे, फ्रेम देखे भारत का एज ए नेशन और भारत लीडरशिप का एज ए लीडर, कि वो जिसको बाप कहते हैं उसको आरएसएस के एक प्रीचर ने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी थी, उसको मार दिया था, उसको उसकी लाश को तड़पता छोड़ दिया था। और आज कहते हैं कि जिसने उसको बाप को मारा था, बीजेपी आरएसएस कहती है कि उसको तमगा जुर्रत अता करो। ये है वो हिपोक्रेसी, ये है वो उसका चेहरा जिसको आप सेकुलरिज्म कहते हैं ना, जो असल चेहरा। ये पहले दिन से इसने जन्म लिया, यानी इमोरालिटी की इंतहा भारत के बनने की, बदअखलाकी की, इमोरालिटी की, करेक्टरलेस लीडरशिप की इब्तिदा यह थी कि उन्होंने गुरदासपुर और फिरोजपुर, नेहरू की चूंकि एक अफेयर चल रहा था लेडी माउंटबेटन से, और मुझे ये कहने में इसलिए हर्ज नहीं कि लेडी माउंटबेटन की बेटी ने अब किताब लिख दी है और उस किताब में उसने तमाम खतूत छाया कर दिए जो उनके दरमियान आपस में ट्रांसफर हुए थे। तो मैं इस चीज को इसलिए, तो उनकी करेक्टरलेस लीडरशिप, एक भयानक किस्म का रवैया, एक फाशिस्ट किस्म का आइडिया, जो एक हिंदुत्व का मैनिफेस्टेशन, आज उसकी मैनिफेस्टेशन जो आप देखते हैं मुख्तलिफ फॉर्म में देखते हैं। खालिद फारूकी साहब, फाशिज्म को खास तौर पर अब भारत की हुकूमत और भारतीय लीडरशिप के साथ अटैच किया जाता है, और जिस तरह से वो डिसइंफो लैब ने अब एक्सपोज भी किया है कि वो किस तरह से अपने हमसाया ममालिक के ख़िलाफ़ और जिनके साथ उसका वो समझता है दुश्मनी है, जिनको वो गासबाना, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, किस तरह से एक कैंपेन चलाता है और सारे मामला लेके चलता है। तो भारत, हालांकि तारीख में बार बार इसने मार खाई है और कई महाजों पर खाई, लेकिन इसके बावजूद ये बाज क्यों नहीं आता, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि भारत में फैशिज्म जो है ये को 47 के बाद नहीं आया, ये 47 से पहले की जो हिस्ट्री है उसमें सारा कुछ हमारे सामने है। जैसे ही अंग्रेज हिंदुस्तान में आया, कांग्रेस बनी, मुनाफकत का एक दौर शुरू हुआ। वो दौर था जब हिंदुस्तान में हिंदुओं ने और हिंदू जमातों ने ये सोचा, जो क़यादत थी इनकी, उसने ये सोचा कि हम किसी ना किसी तरीके से एक मुनाफकत के साथ, एक दगाबाजी के साथ, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी का दावा करते हुए हिंदू जो राज है इसका रास्ता हमवार करने की कोशिश की। ये कोशिश जो थी ये 47 तक जारी रही। इस दौरान सिर्फ ये हुआ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में मुसलमानों ने उसको समझा, उसको परखा। आप देखिए ना, हिंदू महासभा बनी, उसका क्या मंशूर, उसका क्या था, उसका माटो क्या था, उसके जन्म से, उसके फिर वतन से फिर कितनी और जो इंतहा पसंद जमातें हैं उन्होंने जन्म लिया। ये सारी जमातें, मैं ये समझता हूं कि 47 में कांग्रेस की हुकूमत जो थी ये भी एक फाशिस्ट हुकूमत थी, और उसने मुनाफकत का एक पर्दा ओढ़े रखा, उसने सेकुलरिज्म का नाम लिया, और वो मुनाफकत जो थी वो मुसलसल जारी रही। लेकिन वो मुनाफकत जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता इतनी बढ़ी कि अब हमारे सामने इस वक्त जो हिंदुस्तान का चेहरा है वो बिल्कुल एक, जैसे आप ब्रिगेडियर साहब ने शुरू में एक तस्वीर की कि चैंपियन नहीं, वो तो बेनकाब हुआ है। एक चेहरा जो है वो बेनकाब हुआ है। एक जो फाशिज्म है उनका, जो इंतहा पसंदी है उनकी, जो राम राज की बातें वो करते थे, वो सारे का सारा सामने आया है। अच्छा, अब ये जो सामने आया है इसको उन्होंने बड़े आर्टिकुलेट तरीके से इसको अब हिंदुस्तान पूरे में नाफिज करना शुरू कर दिया। वो जो एक झूठा सच्चा चेहरा था सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदुस्तान में, वो सारे का सारा हट गया। अब उसमें कभी तो मिनॉरिटीज को, जिसमें मुसलमान सरे फहरिस्त हैं, उनको उन्होंने अपना एक निशाना टारगेट कर लिया। मुसलमान टारगेट हुए हैं उनके, क्रिश्चियन उनका टारगेट हुए हैं, सिख उनका टारगेट हुए हैं। हिंदुस्तान में कोई भी अकलियत, किसानों को देख लें, आजकल किसानों को देख लें, हिंदुस्तान में कोई भी अकलियत ऐसी नहीं जो इस वक्त उस हिंदू, इंतहा पसंद हिंदू जमात का वो टारगेट नहीं है। सो ये जो टारगेट है बना हुआ है, इसमें मेरे अपने ख्याल के मुताबिक एक बेहतरी ये हो रही है कि दुनिया के सामने उनका जो असल किरदार है वो बेनकाब हो रहा है, वो सामने आ रहा है। और जैसे जैसे ये चीजें सामने आएंगी, असल में हमें समझाने की कुछ, जो अपने मुल्क के अंदर तो हम अपने लोगों को कन्वे कर लेते हैं, हमारे अवाम तो इन चीज़ों को समझते हैं, लेकिन जिस चीज़ को समझने की ज़रूरत है वो ये है कि एक छोटी सी बात मैं ये अर्ज कर दूं कि आज हम कहते हैं 5th जनरेशन वार की बात करते हैं जी, लेकिन आप ये गौर करें कि जो सकूत ढाका हुआ था उससे पहले इंदिरा गांधी ने एक बिल्कुल ही फेक डॉक्यूमेंट के ऊपर
एक मशरकी पाकिस्तान की एक ऐसी तस्वीर उसने बनाई कि उसने पूरी दुनिया का एक टूर किया, और उस टूर के जरिए उसने एक माहौल क्रिएट किया कि मैं किस तरह से मशरकी पाकिस्तान में जारहियत कर सकती हूँ। ये जो जारहाना अज़ाइम उसके हैं, ये ना सिर्फ उसके बैरून मुल्क है, पाकिस्तान के हवाले से है, बल्कि अपने बाकी पड़ोसियों के हवाले से भी है। और यही उसका रवैया जो है, जो हिंदुस्तान में जो क़यादत, जो दूसरी मिनॉरिटीज मौजूद है उनके बारे में भी। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और प्रोफेसर साहब, ऐसा लगता है कि भारत के अंदर सेकुलरिज्म नाकाम हुआ, हिंदुइज्म नाकाम हुआ, और अब तो जमहूरियत भी नाकाम होती नजर आ रही है। इसका क्या सबब है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, आपने अभी जो जुमला बोला है ये बहुत मानी खेज़ भी है और बड़ा बामानी, ये खूबसूरत जुमला है, और इस पे बहुत सारी चीज़ें पोशीदा हैं। आपने दुरुस्त फरमाया कि मेरा ख्याल है कि मौजूदा जो पॉलिसी हिंदुस्तान की है ये हिंदुइज़्म की भी नाकामी है, सिर्फ सेकुलरिज्म की नाकामी नहीं है, ना ही ये जमहूरियत के वाले, ये तो हिंदुइज़्म का जो जिसकी बुनियाद पे, बिल्कुल ये उसकी नाकामी। चूँकि आलमी मज़ाहब के तालिब इल्म, मेरे जैसे तालिब इल्म, वो ये जानते हैं कि हिंदुइज़्म की जो असल असास थी, जो कदीमी असास थी, उस पर भी बहुत ज़्यादा जो जैनियन हिंदूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इस पर परेशान हैं, जो इस चीज़ पर गहरी नज़र रखते हैं। हिंदुइज़्म वो नहीं है जो आज हमें नज़र आता है सारा। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ, हमारे एक दोस्त हैं, वो मजहबी तौर पे बड़े कट्टर शुमार होते हैं, तो वो कहने लगे जी कि सर दिल की बात बताऊँ तो सच्ची बात है, अगर हिंदुइज़्म अपनी असल शक्ल में मुझे नज़र आता है और मैं मुसलमान होने के बाद मुझे चॉइस मिलती तो शायद मैं हिंदुइज़्म जो वो वाला, ये आज का नहीं। तो एक बात तो खैर ये एक बात होगी, लेकिन तारीख़ी एतबार से मैं समझता हूँ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान, ये वो शख्सियात हैं जो कि 19वीं सदी और 20वीं सदी में हमारे लिए सबसे बड़ी रहनुमा शख्सियात हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है कि इन तमाम शख्सियात की इब्तदा एक कौमियत के जज्बे से शुरू हुई। उनकी सियासत, उनकी तमाम कोशिशों का महवर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए था। लेकिन ये क्या एक अजीब बात नहीं है, सोचने का मकाम है कि इन तमाम बड़ी शख्सियात, नाबगा हस्तियों का जो अपने अरूज पर जाके अपने पुख्ताकारी के दौर में वो इस नतीजे पे पहुंचती हैं कि हिंदू जो है उसका माइंडसेट नहीं बदल सकता। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ तारीख के हवाले से। और आज सिख इसीलिए तिलमिलाते हैं कि हमने उस वक्त फैसला क्यों नहीं किया। जी, इजलास लाहौर था, करारदाद लाहौर पास होने से पहले तकरीर जारी थी और चौधरी खलीकुज़्ज़मान तकरीर फरमा रहे थे। उन्होंने जोशे खिताबत में ही कह दिया कि हिंदू जो है ये कौम परस्त हिंदू और ये हिंदुस्तान के लिए मोहब्बत, इन सीगों में उन्होंने गुफ्तगू की। कायद-ए-आज़म जिन्ना, लियाकत अली ख़ान उस स्टेज पर बैठे हुए थे, और जिन्ना जैसे आर्टिकुलेटेड पर्सन, इंतहाई सीजन्ड पॉलिटिशियन, आप देखिए कि उनका रंग सुर्ख हो गया, बड़े बेचैनी से उठ के खड़े हुए और बड़े जोश से बोले, नो 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 मिस्टर खलीकुज़्ज़मान, नो हिंदू कैन एवर बी ए नेशनलिस्ट। और ये वो शख्स कह रहा है जिसने सारी जिंदगी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए त्याग दी थी। कोई शख्स मेरा ख्याल है कि कायद-ए-आज़म जिन्ना से बड़ा। तो हमें इन तारीख़ी तजर्बात से बहुत सीखने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे ये दुरुस्त है कि हम पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को जानते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ लोग हमारे अभी भी अपने हमसायों को नहीं समझ पाए। नहीं, उनकी आंखें खुलती जा रही हैं। बड़ा अलमिया है। और ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, जो पाकिस्तान ने एक डोजियर बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव दिया, और उससे पहले जिस तरह से पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी के शवाहद पेश किए, और खुफिया एजेंसियां जो कुछ कर रही हैं यहाँ पर, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया, बलूचिस्तान में जो अस्करियत पसंद है उनको किया, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंटों के नाम उन्होंने दिए, उनकी मीटिंग्स की तारीखें तक दी, और उनके जो बैंक ट्रांसफ़र उन्होंने किए हैं पैसे, उसके शवाहद पेश किए, उनके ऑडियो टेप्स सुनाई। तो इसके बाद अब जो यूरोप की तरफ से वो एक पूरा पलंदा सामने आया है इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से, अगर उसको इसके साथ जोड़ा जाए तो भारत का ये मकरू चेहरा किस हद तक बेनकाब होता है। बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटी सी बात प्रोफेसर साहब की बात से लीड लेके कहूँगा जी। हिंदुइज्म की बात की है, देखिए कोई मजहब दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता, इज्म कोई तालीम नहीं देता, कोई मजहब नहीं देता, लेट्स एक्सेप्ट। लेकिन जब आप मजहब के अंदर अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी दहशतगर्दी पे मबनी करके शामिल कर लें और इज्म को विता बना दें या हिंदुत्व बना दें, आप उसको प्रसाद बना दें,
आप उसको VHP बना दें, आप उसको बहू लाओ बेटी बचाओ बना दें। जब आप मजहब के अंदर दहशतगर्दी को इंक्लूड कर लेंगे और मजहब के नाम को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करेंगे, किसी भी मजहब में, हमारे यहां भी मजहब को का गलत प्रचार इस्लाम में दहशतगर्दों ने ऐसी आयतें कोट की जी। तो ये जब ये होता है ना, और भारत में ये पूरे तरीके से होता है, इसलिए इसको सेफ्रॉन टेररिज्म का नाम दिया गया, क्योंकि मजहब का जो सेफ्रॉन कलर था उनको उन्होंने दहशतगर्दी से ओरिजिनेट कर दी, दहशतगर्दी से छिपा दिया। इसलिए आज भारत का चेहरा आपको मस्क होता नजर आ रहा है। इसीलिए वहां पे दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ये कहने पे मजबूर हो गया कि कौन कहता है कि गाय माता हो सकती है। भारतीय झंडे का जो रंग है वो दहशतगर्दी को इंडिकेट अलामत है, क्योंकि मजहब को आपने इंक्लूड कर लिया अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी को आगे बढ़ाने के लिए, और पॉलिटिकल फिलॉसफी को बेस कर लिया मजहब पे कि जो हिंदू है वो सुपर है, जैसे अपना हिटलर ने किया था आर्यन रेस को। ये सब कौन कौन सी तहरीक नहीं चलाई, शुद्धि की तहरीक, बुद्धि की तहरीक, मतलब ये तमाम रहे। जब आप एक नंगे होके कलर पहनेंगे और वहां पे चीफ मिनिस्टर कहेगा कि खुदा न करे मरी मुस्लिम औरतों के साथ ये करो, तो मजहब तो ये नहीं बताता। तो मजहब जो है वो कभी दहशतगर्दी, चाहे वो कोई भी। मेरा आपसे सवाल था कि पाकिस्तान में जो रियासती दहशतगर्दी भारत ने की और उसके शवाहिद दिए, देखिए ये शवाहिद आज के नहीं है, मुझे दुख है, मैं शवाहिद तो पाकिस्तान ने एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डोजियर तय किया, और इस डोजियर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि एक चीज होती है, मैं थ्योरी में कह दूंगा आपको, मैं कह दूं कि भारत दहशतगर्दी कर रहा है, मुझसे अदालत पूछेगी सबूत लेके आओ, मैं क्या सबूत दूंगा? वो सबूत या तो उस चीज के, या तो उनकी तहरीरों पे मुनहसिर होंगे, या उनके कम्युनिकेशन पे मुनहसिर होंगे, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के कम्युनिकेशन में मुनहसिर होंगे, उनके लोगों के इन्वॉल्वमेंट, बैंक ट्रांसफर। अब यही नहीं, आपने देखा कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो अमेरिका का उसकी रिपोर्ट आई, उसने कहा भारत के 44 बैंक जो है वो दहशतगर्दी में, बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग में। उससे पहले जर्मनी के अंदर एक मियां बीवी पकड़े गए, मुरीद से क्या नाम था उसका, मुखर्जी, जो ये पकड़े गए कि वो सिखों पे और कश्मीरी उस पे उनको सजा हुई। उसके बाद बर्तानिया में अभी ब्रिटिश और इंडियन ओरिजिन का ब्रिटिश नजमुद्दीन वो पकड़ा गया, वो जासूसी। तो ये जो नेटवर्क रॉ के अंदर, ये याद रखिएगा, एक नेटवर्क है जिसको कहते हैं टेक्निकल एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये एक पॉलिसीज बनाते हैं दुनिया के लिए, और उन्होंने, जैसे इंदिरा गांधी ने एक प्रॉक्सी डेवलप की ना, एक एजेंडा डेवलप किया, भारत ने एक थीसिस डेवलप किया दुनिया में। वहां किसी अपना लीडर की धोती फट जाती थी, वो कहते जी आईएसआई इसमें इन्वॉल्व है। अब उन्होंने दुनिया को एक आईएसआई का नाम जो है वो प्रोपोगेट करके दुनिया को ये बताया कि जी आईएसआई ये काम कर रही है। दुनिया ने उस थीसिस को, जी आईएसआई बड़ी शायद इंडिया के अंदर इन्वॉल्व है, तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुनिया में अगर आप देखें, अभी अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई, अगर आपकी नजर से गुजरी हो, उनकी स्पोक्स पर्सन का इंटरव्यू है उधर, उन्होंने कहा कि जी अमेरिका के अंदर जितने लोगों को लूटा जा रहा था, जब ट्रंप ने इमिग्रेशन के लॉ बनाए, तो वहां लोगों को टेलीफोन आते थे जो इफेक्टेड थे कि हम आपको डिपोर्ट नहीं होने देंगे, हम आपका इमिग्रेशन का कर सकते, इतने डॉलर। वो तमाम के तमाम जो कॉल हाउसेस थे वो इंडिया से ओरिजिनेट कर रहे थे। क्रिकेट के अंदर जितना जुआ लगता है उसके कॉल हाउसेस इंडिया से। तो आप दुनिया का जो भी बदनामे जमाना काम निकालेंगे वो इंडिया से ओरिजिनेट करता है, और ये भी दहशतगर्दी के अंदर जो चीजें हैं। लेकिन इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा, इससे ये मैं जरूर कहूंगा कि होना ये चाहिए था कि माजी में जो पाकिस्तान के अंदर सियासी क़यादतें थी, देखिए कहते हैं हिट व्हेन द आयरन इज स्ट्रांग। जब एपीएस का वाकया होता है, 16 दिसंबर है, 150 बच्चे शहीद हुए थे, उसी वक्त पाकिस्तान ने 2 दिनों में सारे सबूत मुहैया कर दिए। उस वक्त की पॉलिटिकल गवर्नमेंट, व्हाई वर दे स्लीपिंग? कौम को यह सवाल करना चाहिए उनके गिरबान में हाथ डाल के कि बाई सेक्शन प्रोग्राम बना लिया, आपने क्यों नहीं बताया कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व है? जब तक, याद रखिए, आप अपने दुश्मन को नहीं पहचानेंगे, और आपका दुश्मन भारत है जो आपको नौजुबिल्लाह नुकसान पहुंचाने की, क्योंकि अजीत कुमार डेविल जो इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो कह चुका है अपनी कमीनगी में कि जी पाकिस्तान के अंदर जो लोग दहशतगर्दी फैला रहे हैं वो किसी तरह पे मजहबी ओरिएंटेड नहीं है, वो मर्सेनरीज हैं, मैं उनको पैसा दूंगा, पाकिस्तान के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट कराऊंगा, दवा। और वही अजीत कुमार डेविल आपके प्राइम मिनिस्टर के ड्राइंग रूम में बैठा, उससे गले मिल रहा होता है मूजी के साथ। ये कौन सी फिलॉसफी पे, किस आप थ्योरी पे चले? अगर दुश्मन को दुश्मन नहीं कह रहे तो आप अपनी कौम के खुद दुश्मन है एज ए पॉलिटिकल लीडर। बचा खालिद फारूकी साहब, इसी कंटिन्यूटी में हम आगे आए तो जो यूरो डिसइंफो लैब ने
इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से जो चीज़ें सामने लेकर आई है, जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर नेटवर्क का उसने बताया है और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स उसने बताए हैं कि डीफेम करना है पाकिस्तान को, डिसक्रेडिट करना है और यूरोपियन यूनियन और यूएन के अंदर जो पॉलिसी मेकिंग है उसको इन्फ्लुएंस करना पाकिस्तान के खिलाफ। ये एजेंडा किस हद तक फैला हुआ है? भारत अपनी इस पाकिस्तान दुश्मनी में कहां तक गिर सकता है? देखिए, इसकी कोई इंतहा नहीं हो सकती। भारत के बारे में आप अगर ये बैठ के यहाँ पे हम ये कैलकुलेट करेंगे, कोई बात आज करेंगे कि वो इस हद तक जा सकता है। जिस मुल्क ने पाकिस्तान को दो लख्त किया, उससे बड़ा दुश्मन दुनिया में पाकिस्तान का कोई नहीं है। इस बात को हम सबको मान लेना चाहिए, तय कर लेना चाहिए। और कभी भी आप नॉर्मलाइजेशन की जब बात करते हैं ना, नॉर्मलाइजेशन इज ए डिफरेंट थिंग। आप नॉर्मलाइजेशन कर लें, आपने जाहिर है कि कहीं ना किसी लेवल पे कुछ जंग की हालत में नहीं रहना होता, आपने नॉर्मल करने। लेकिन एक बात पाकिस्तानी कौम को समझ लेनी चाहिए कि आपका दुश्मन है कौन। आपका दुश्मन इंडिया है और वो डे वन से है और उन्होंने तय कर लिया है। और तय उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं किया, बल्कि बरसगीर के मुसलमानों के हवाले से उन्होंने किया हुआ है। उन्होंने नेपाल के हवाले से भी किया हुआ, उन्होंने फिर भूटान के हवाले, नेपाल, बाकी जो बांग्लादेश के हवाले से उन्होंने किया जी। सो जो पाकिस्तान के हवाले से जो उन्होंने किया, इस बारे में हमें चीज मैं अभी थोड़े दिन पहले एक जो वाकया हुआ जिसमें ईरान के एक साइंटिस्ट को मर्डर किया गया, इजराइल ने किया, तो उसमें इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने एक 2018 में इन्होंने ईरान के अंदर एक ऑपरेशन किया जो रिपोर्टेड है कि उन्होंने कोई 5 घंटे 29 मिनट का एक ऑपरेशन किया जिसमें उनके न्यूक्लियर जो एसेट्स से वहां पे कुछ रिकॉर्ड ले गए। उसने उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर ने नेतन्याहू ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया को जो बताया, तो उसने उसकी जो स्पीच है उसके पीछे उसने ईरानी साइंटिस्ट जो है ब्रिगेड साहब, उसकी तस्वीर लगी हुई है। तो वो अपनी पूरी कौम को बता रहा है ये आपका दुश्मन है। अब जाहिर है कि वो अपनी कौम को 2018 की अप्रैल 2018 में, आज पाकिस्तानी कौम को ये बताने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि ये आपका दुश्मन है। उसके बाद हम अगली बात दोबारा करेंगे, हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ, अच्छे ताल्लुकात की तरफ फिर चले जाएंगे। अच्छा, अब जो प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ, इसका जवाब क्या है? इसका जवाब मैंने कहा कि सबसे पहले तो पाकिस्तान में वो लोग जो ये समझते थे कि हम इंडिया के साथ भाई भाई बन के, जो लोग समझते थे कि हम एक ही खुदा की बात करके हम सारे एक हो जाएंगे, और जो लोग कहते थे कि वागा एक लकीर है, उन सबके समझने की बातें हैं कि ये ऐसा नहीं है। जो हमने लकीर खींची है वो लकीर मुस्तकिल है, उस लकीर के ऊपर कोई पांव नहीं रख सकता। हमने उस लकीर के ऊपर किसी को पांव रखने नहीं देना, हमने उस लकीर को मिटने नहीं देना। ये हमारा एक, और जब हम नजरियाती तौर पे इतने मजबूत होंगे तो उसके बाद फिर हम अपनी कौम की और नई नस्ल को हम ये ट्रेन कर सकते। दूसरी बात यह है कि हमने, जैसे ब्रिगेड साहब ने कहा, कि हमने क्यों नहीं उस वक्त दुनिया को यह बताया। वो वक्त गुजर गया, आप एपीएस के सानहे के बारे में दुनिया को कायल नहीं कर सके कि यह भारत ने किया। देखिए, एपीएस सानहे के दो रुख हैं, एक वो है जो बहुत ही भयानक है, दूसरा वो है जो किसी भी कौम को एक रास्ता दिखा सकता है। रास्ता हमारे लिए यह था कि हम दहशतगर्दों को, हम इंतहा पसंदों को कुचल देंगे, हम उनके खिलाफ निकलेंगे। और ऐसे ही हुआ ब्रिगेड साहब कि एपीएस के बाद हमने फिर तय कर लिया कि हम इन दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे, और हमने एक कामयाब जंग लड़ी। लेकिन उन दहशतगर्दों के पीछे जो फोर्स है, मैं नहीं समझता कि सिर्फ वो दहशतगर्द थे जो अफगानिस्तान से या किसी और जगह से आए, उन्होंने आके दहशतगर्दी, नो, इसके पीछे इंडिया था। इंडिया के लोग थे जिन्होंने ये सारा कुछ किया। और वो जो ब्लीड पाकिस्तान की बात है, इसके पीछे एनडीएस था, अफगानिस्तान की सीक्रेट एजेंसी, बिल्कुल। इसके पास मोसाद है, मोसाद है। अब आपको पता है बदख्शां में एक हेडक्वार्टर है, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, अभी भी मौजूद होगा, जो एनडीएस, मोसाद और रॉ का कंबाइंड हेडक्वार्टर है। वहाँ पे अफगान जो यूथ होती है, इसको रिक्रूट करके ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ एक दफ़ा तालिबान ने हमला किया था, वहाँ से हिब्रू के स्क्रिप्ट्स निकले थे, और वो दुनिया, वो 6 इजरायली वहाँ मारे गए थे, और ये खबर छपाई। और इसी बात को आगे लेके चलते हैं प्रोफेसर साहब के पास कि ये जो ट्रेनिंग का मामला है, ये तो हम मुफ्ती बाहनी के ज़माने से भी देखते आ रहे हैं, कुछ इस हवाले से रोशनी डालिए। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हमारे आज के इस मौजू से बहुत बराह रास्त इसका ताल्लुक है, चूँकि मैं इस चीज़ के इससे इत्तफ़ाक़ करूँगा कि अब यहूदियों की जब मिसाल देते हैं तो यहूदियों में उनसे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन एक बात मैं पर्सनली, मुझे बड़ी एक इंटरेस्टिंग है मेरे लिए
कि बख्त नसर के ज़माने से ही इस कौम की ज़रा आप देखिए कि सख्त जानी का जायज़ा लीजिए कि ये फ़लस्तीन को कभी नहीं भूले। उनका बच्चा बच्चा, इस पे बहुत कुछ लिखा गया है कि उनकी घुट्टी में पड़ा हुआ है कि फ़लस्तीन वो सरज़मीन मुक़द्दस। पाकिस्तान 1947 में बना, इसकी लकीर के हवाले से बात हुई है, बिल्कुल सही है। हमारा मसला क्या है? मसला ये है कि मिन हैसुल कौम हम उस तरह एक पेज पे अभी तक हम अपनी एक वाज़ेह पॉलिसी नहीं बना पाए, जिसकी कई वजूहात हो सकती हैं। जहाँ तक हिंदुस्तान की तोसी पसंदाना पॉलिसी का ताल्लुक है, तो तारीखी तौर पे ये साबित है कि रॉ की जो इस्टेब्लिशमेंट थी ये तो बनाई, इसका पहला जो प्रोजेक्ट ही यही था कि पाकिस्तान को डिसमेंबर किया जाए। प्रॉब्लम ये हुआ है कि चाहे मसला कश्मीर हो, चाहे मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया हो, मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से तो ख़ास तौर पे मेरे अपने मुशाहिदे में है कि हम पूरी तरह से अपना केस ही नहीं रिप्रेजेंट कर पाए। ये हमारा एक हमें सोचने की बात है। हालांकि अब बाहर से जो तहकीकात हो रही हैं, यास्मीन साइकिया की किताब आई है, इसी तरह शर्मिला बोस की किताब आई है, ये बहुत कुछ लिखा गया है जो हिंदुस्तान में वहाँ पे वो बैन हो रही हैं। वो इस वजह से उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री लिखी है। वो जो एक बयानिया था हिंदुस्तान का कि जी पाकिस्तान आर्मी ने जेनोसाइड किया, और वो प्रोपेगेंडा इस कदर वो उन्होंने किया है आलमी सतह पे। आप उस दौर के न्यूज़पेपर्स, आर्काइव्स देखिए तो भरा पड़ा है प्रोपेगेंडा, और वो इस चीज़ को हम शायद उस तरह काउंटर नहीं कर पाए। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। तो अब तो ये बात साबित हो रही है कि मुक्ति बाहिनी जिस तरीके से ट्रेन की गई मगरबी बंगाल में, अगरतला साजिश केस एक रियलिटी था। हम तो उस पर बहुत सारे लोग हम में से इतने सादा दिल थे कि वो इसको भी बड़े डाउट से देखते थे। तो ये चीज़ें साबित हो चुकी हैं। सच्ची बात यह है कि ये काबिल गौर, मेरे कुछ बंगाली उन लोगों से मेरा कुछ रब्ता एक एकेडमिक्स के हवाले से रहता है सारा। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ तो मैं एक इस वक्त वहाँ की टॉप की जर्नलिस्ट में शुमार होती हैं ढाका की। मैंने उन्हें एक मैसेज किया कि जी आप मशरक़ी पाकिस्तान का जो सानिया है इस हवाले से हम कोई एक डिस्कशन चाहते हैं। यकीन जानिए उनका मैसेज का जवाब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि हमें इजाज़त नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने सिर्फ ये बात। तो मैं ये सोचना पड़ गया कि शायद कौमी मामलात में हमारे ये जो रवैये हैं हम जमहूरी वो इस लिहाज से हम इस चीज़ को बिल्कुल बॉदर ही नहीं करते। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ इसमें कोई शक नहीं है अच्छी बात आपने कि मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया हो, APS का मसला, ये हमारे जो कौमी इश्यूज है ना, इनको हमने वो एक पेज पे होकर एक ऑर्गेनाइज तरीके से इसको काउंटर करना चाहिए। सही, और ये हमारा राइट है। Exactly. दुनिया का हर आज़ाद मुल्क जो है ये करता है। जी बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, बात ये है कि हम अभी तो इसका एक लार्जर पिक्चर में देख रहे हैं, और जो कुछ वो अपने बॉर्डर से बाहर कर रहा है, खुद अपने मुल्क के अंदर दाखिली सतह पर जिस तरह से शहरियत का जो मुतनाज़ा कानून लेकर आया और उसके नतीजे में जिस तरह से वहाँ पर एक फ्रेगमेंटेशन नज़र आई है, ये मोदी का कौन सा चेहरा है? ये मोदी का चेहरा है जो अमेरिका में जो जेनोसाइड वॉच की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, उसका उन्होंने चेहरा खोल के सामने दिखा दिया। उन्होंने कहा जी इंडिया जो है वो एक्सटर्मिनेशन की और जेनोसाइड की जो उन्होंने 14 स्टेजेस बना दिए उसके आखिरी स्टेज में खड़ा हुआ है। ये अभी रिपोर्ट अमेरिका में कॉन्फ्रेंस हुई है ना रिसेंटली, एक महीना पहले डॉक्टर स्टंटन ने जिन्होंने ये रिपोर्ट दी है। तो जेनोसाइड कहाँ होता है? जेनोसाइड या तो जानवर करेंगे, या वैशी करेंगे, या दरिंदे करेंगे। ये तीन ही होते हैं ना जो जेनोसाइड में इन्वॉल्व होते हैं। अब बहुत प्रोपेगेंडा होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के यहूदियों का कि उनको बहुत मारा गया। शायद उनको इतना ना, वो एक आपको पता है यहूदी मीडिया कितना स्ट्रांग है, वहाँ बात भी नहीं कर सकते आप उस पर। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे यहाँ तो बहुत सारे आपके अपना क्या कहते हैं सहाफ़ी और बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के जो ठेकेदार थे रहे, जिन्होंने हसीना वाजी से जाके इनाम भी लिए, कैश भी लिया, पैसा भी लिया अपनी फ़ौज को बदनाम करने के लिए। जो अभी प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे कि हम नेशनल एजेंडा क्यों नहीं डेवलप कर सके, यहाँ तो यहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि तुम भी दाल खाते हो हम भी दाल खाते हैं, दरमियान में लगते। तो आप क्या करेंगे ऐसे प्राइम मिनिस्टर को? आप क्या कहेंगे? उसको तुफ नहीं करेंगे तो और क्या उसकी तारीफ करेंगे? तो बात यह है कि भारत के अंदर जो चीज़ें 26 एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंस स्ट्रगल भारत के अंदर चल रही है। भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे 36 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो नो गो एरिया है, उसको रेड कॉरिडोर भारत के नक्शे के अंदर उन्होंने खुद डिक्लेयर किया हुआ है। छत्तीसगढ़ से लेके जितना आगे का माउस्ट इलाका है वहां इतने अरसे से एक आर्म्ड स्ट्रगल चल रही है भारत से आजादी लेने के लिए। भारत वो मुल्क है जिन्होंने नेपाल का इलाका अपने इलाके में शामिल किया। नेपाल की पार्लियामेंट ने बिल पास किया
कि जी ये हमारा लिपुलक का इलाका हमारा इलाका है, और लिपुलक का इलाका वो था जो ब्रिटिशर्स ने, जब रीडिमार्केशन ऑफ द बाउंड्री हुई थी 1938 में, उस ब्रिटिशर्स ने वो इलाका नेपाल को दिया था, उसके ऊपर इंडिया ने कब्जा कर लिया। आसाम पे उसका कब्जा उन्होंने कब्जा किया हुआ है। भारत के अंदर बाई कॉन्स्टिट्यूशन सिख्स जो है अपने आप को सिख नहीं कहला सकते, आपको पता है, दे आर काउंटेड एज हिंदूज। अगर सिखों को निकाल दे तो हिंदू की तो वैसे परसेंटेज कम हो जाती है। भारत के अंदर टोटल कोई ब्राह्मण जो हैं उनकी तादाद कम है एज कंपेयर टू अनटचेबल्स, और जो आपके अछूत है। रूल कर रहा है ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मणों की जातें स्ट्रांग है। जब माइनॉरिटी रूल करेगी मेजॉरिटी पे तो वो जुल्म ही करेगी ना, इसीलिए वो कहते हैं माइनॉरिटी के बच्चों को कहते हैं कुत्ते के बच्चे। एक इंडिविजुअल लिखा है, अभी एक लड़की को जो है उसके साथ रेप हुआ भारत की एक स्टेट में, उसको पता है आपको उसके ऊपर क्या हुआ? उस लड़की के खानदान को जला दिया गया क्योंकि उसके बाप ने जो है वो शिकायत की थी जाके। दिल्ली जामिया मस्जिद के अंदर एक बच्ची थी जो फैमिली वे में थी, उसको पकड़ के पुलिस ने, वो जब रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ फसादा, उसको जेल में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक ने उसको नहीं छोड़ा। तो ये भारत का अंदर का चेहरा बहुत गंदा है, इसके ऊपर बहुत, जिस तरह मोदी के चेहरे पे कालक है ना, इस तरह भारत के चेहरे पे आज फार्मर्स वहां लिखे हुए हैं। कल वहां पे मोदी का उन्होंने मुजस्समा बनाया, उसके जूते मार रहे थे। कल एक टीवी चैनल चला रहा था, इंडिया की औरतों की तस्वीरें जो खेतों में काम कर रही थी, वो उसको गालियां दे रही थी। ये गालियां क्यों हैं आप ये समझिए। वहां पे दहशतगर्दी के लिए जो मजहब का इस्तेमाल किया जा रहा है, और चार चंद जो बदमाश किस्म के वहां पे लीडर बैठे हुए, जिसमें अमित सिंह, अमित शाह, बाबू बजरंगी, नरेंद्र मोदी, वो जो एक योगी है जो मोहन भगवत, ये इस किस्म के जो बदमाश किस्म के पॉलिटिकल बदमाश बैठे हुए हैं जो मेजॉरिटी को रूल कर रहे हैं। जिस अगर आप आज मुसलमानों की परसेंटेज निकाले ना, और मुसलमानों का एक अलग मुल्क इंडिया को हटा के बन जाए, तो 8वां बड़ा मुल्क होगा दुनिया का मुसलमानों का। कैन यू इमेजिन इतने मुसलमानों की जो तादाद वहां पे है। सिख जो है वो आज डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सिखों को तो मुझे बहुत शिकायत है। सिख बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे जी पूर्व परदादा ये थे तो दादा, लेकिन जब वक्त आया आजादी लेने का, और जब गोल्डन टेम्पल को खड़का दिया इंदिरा गांधी ने और मार के उनको जलील कर दिया, और जिस वक्त खड़ा होना चाहिए था, सिखों को गैरत दिखानी चाहिए थी, उस वक्त सिख इकोनॉमी पे बिक गए। उन्होंने, सिख बिजनेसमैन बहुत है ना, उन्होंने सोचा कि अगर हम पूरे भारत में बिजनेस करेंगे कितना कमाएंगे, खालिस्तान में बिजनेस करें, तो उन्होंने पूरी की पूरी स्ट्रगल जो वो खत्म हो गई। यानी इंडिया में आप देखिए दहशतगर्दी पे कितने प्राइम मिनिस्टर मारे गए। राजीव गांधी को श्रीलंका में लाठी पड़ी थी, नहीं पड़ी थी, फिर राजीव गांधी दहशतगर्दी की वजह से मारा गया। इंदिरा गांधी क्यों मारी गई? क्यों? दहशतगर्दी उसने की थी सिखों के खिलाफ। और इंडिया का दहशतगर्दी का लेवल देखे, सिखों को अभी भी गैरत नहीं आई। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के बाहर 8 ट्रेनों को रोका गया जब इंदिरा गांधी कत्ल हुई थी उसके बाद, और उसमें 3000 सिखों को रिपोर्टेडली मारा गया। उसके बाद एक रेजोल्यूशन असेंबली में पास की गई कि इस मारने के खिलाफ इंडिया की असेंबली में डिस्कशन नहीं हो सकती। यानी आप कहते हैं वो जमहूरियत है दुनिया की ना, वो जमहूरियत के नाम पे एक बहुत बड़ा धब्बा, सेकुलरिज्म के नाम पे एक बहुत बड़ी जिलालत इस दुनिया में कायम की गई, जो कायम की गई बदअखलाकी पे, इमोरलिटी पे। और इमोरलिटी की बेसिस में आपको बता चुका हूं। तो जो इस किस्म की जब रियासत वजूद में आएगी, वहां आप क्या समझ सकते हैं वो अकलियतों के साथ एक जैसा बर्ताव करेगी। तो इसीलिए जो जुल्म आज आपको इंडिया में नजर आ रहा है, औरतों की असमत दरी हो रही है। बच्चों, सिर्फ ये वहां नहीं, पुलवामा में जो इन्होंने अपने फौजियों को मरवाया, अमित शाह की टेप आई कि कोई ऐसा वाकया करो, इतने फौजी मरवाओ 100-200 कि हम इलेक्शन जीत चले। फिर वहां पे बच्चों ने एक नारा बनाया और तराना बनाया कि ये जो कुछ हुआ है ये बाहर से नहीं आया, ये हमारे अंदर से किए, ये उनके लोगों ने, मैंने नहीं, ISI ने नहीं बनवाया। बिल्कुल ठीक। तो ये जो चीजें हैं, ये भारत की पॉलिसीज को दुनिया को बोलना चाहिए। मुसलमान ममालिक खामोश है। अब ये जो इस वक्त वहां किसानों ने इतना बड़ा इज्तिमा किया हुआ है और वो सरापा एहतजाज बने हुए हैं, और हर आए रोज के साथ अब उनकी सपोर्ट बढ़ती जा रही है, ये किस बात की तरफ इशारा करता है? भारत के अंदर जो एक बेचैनी मौजूद है अवाम की सतह पर मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में, उसको कहाँ आपके जाता देखते हैं आप? देखिए वलीद, मैं आपको बताऊं, ये एक अनरेस्ट है भारत के अंदर जिसकी हम सारे बात इस वक्त कर रहे हैं। ब्रिगेड साहब ने सिखों के बारे में, जो हमारे मतलब भाई हैं, जाहिर है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी कौम है जो, उसके बारे में हम जब अच्छे जज्बात का इजहार करेंगे तो उनके बारे में यही कहेंगे। अगर तो वो सिख जो है वो मिन हैसल जमात, मिन हैसल कौम आज ये फैसला करते हैं कि वो हिंदू के तसल्लुत को कबूल नहीं करेंगे, हिंदू कौमियत का हिस्सा बनने को कबूल नहीं करेंगे, अगर तो वो ये समझते हैं
कि वो जो उन पे 47 से जो एक तहक्कुम, जो उनका एक गासिबाना एक तरह का एक उनका होल्ड चला आ रहा है हिंदुओं का, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल के मुताबिक हिंदुस्तान में बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली आ सकती है। ये जो किसानों की मूवमेंट, किसानों की मूवमेंट, दुनिया में बड़ी बड़ी तहरीकें ऐसी शुरू होती है ना। हम अगर कभी बात करें कोई 16वीं सदी के आगाज की, तो दुनिया में जो इनकलाब आया था, जो इनकलाब फ्रांस, तो बहुत बात की बात है। ये 1510 में, 1520 में, 26 में जर्मनी में किसानों का इनकलाब था। तो ये किसानों का इनकलाब यहाँ भी आ सकता है। वो किसानों का इनकलाब पॉलिटिकल बन जाता है। जब ये पॉलिटिकल बन जाता है तो वो इनकलाब जो है लोगों को नया रास्ता दिखा सकता है। एक बार एक इनकलाब हिंदुस्तान में आप कामयाब होने दें, आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के हिस्से कितने होते हैं। आप देखेंगे कि वो एक स्टेट कितनी स्टेट्स में बनती है, बट्टी कितनी स्टेट्स में है, कौन कौन सी स्टेट है जो अपने राइट्स चाहती है, कौन कौन सी स्टेट है जिसपे हिंदुस्तान ने जबरदस्ती कब्जा किया। फारूकी साहब, हिंदुत्वा जो है वो अलहदगी पसंद तहरीकों का असल मरकज बनता जा रहा है। मैं आपको ये बताऊं, मैं कुछ चीजों के बारे में उसको तारीखी एक तनाजुर में देखता हूं। मैं कहता हूं ये कुछ चीजें हो रही हैं तो इसको होने दो, होने दो। ये सारा कुछ कश्मीर की तहरीक है, कौमें अपनी तहरीकों के लिए 100-100 साल 200 साल लड़ती हैं। कुर्दों की तहरीक जो हमारे सामने है वो लड़ रहे हैं, कश्मीरियों की तहरीक जारी रहेगी। इसको कोई अब आप ये सोच, मतलब किसी जगह पे पाकिस्तान उसको सपोर्ट करे ना करे, दुनिया में अब किसी जगह पे ये सवाल नहीं पैदा हो सकता कि कश्मीरियों की तहरीक मर जाएगी। ये हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा मामला शुरू हो गया है जिसने आज़ादी हासिल करनी है। अच्छा, अगर कश्मीर के मुसलमान, अगर पंजाब के सिख, और जो कि पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए, ये अपने हकूक के लिए उठते हैं, तो बाकी आप रियासतों के नाम ब्रिगेड साहब से पूछ लें, ज्यादा डिटेल में बता देंगे आपको कि नागालैंड, मिजोरम, कितनी तहरीकें ऐसी हैं जहां पे लोग अपनी आजादी के लिए लड़ना चाहते हैं। 26 तहरीकें हैं। ये सारा का सारा जो है असल में बीजेपी से बहुत सी मिस्टेक्स हो गई हैं और इंतहा हिंदुस्तान से हो गई जी, कांग्रेस से नहीं, मैं स्पेशली आपको बताऊं ना, देखिए कांग्रेस ने किसी हद तक कुछ चीजों को रोका हुआ था। बीजेपी ने जो पेंडोरा बॉक्स खोला है, इसका नतीजा जो है वो सिवाय मुझे इस बात के और कहीं कुछ नजर नहीं आता कि मुस्तकबिल का हिंदुस्तान हमें एक मुंतशिर स्टेट की शक्ल में सामने आएगा। आज जिस पाकिस्तान में बैठे हैं, खुदा का शुक्र अदा करें कि हम एक मुस्तहकम रियासत में, हम एक मुनज़्ज़म रियासत में बैठे हुए हैं। हम महफूज हैं, यहाँ पे बहसियत कौम भी महफूज है, बहसियत मुसलमान भी महफूज हैं, और एक मुंतशिर स्टेट को हम देखने वाले हैं मुस्तकबिल। जी प्रोफेसर साहब, ये 26 अलहदगी पसंदी की तहरीकें हैं, किसानों की मौजूदा तहरीक उसका हरावल दस्ता साबित हो सकती है? देखिए, एक तो मैं ये बात बिल्कुल इत्तफाक करूंगा कि तहरीकें वही कामयाब होती हैं जो इंडिजिनस होती हैं, जो कि अवाम, जिनकी जड़ें अवाम के अंदर होती हैं। तो सिखों की जो तहरीक जो हम तक मालूमात पहुंच रही हैं अभी तक, और जिस तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू, तो मेरा ख्याल अब ज़्यादा आसान हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें बड़ी जान है, और इसमें एक बड़ा एक मस्बत एक पहलू ये है कि वो जो एक मजहबी इंतहा पसंदी से बालातर होकर, मसलन मुसलमान कम्युनिटी वो उनके लिए देगे बना रही है और सारी चीज़ें इस तरह की हो रही हैं। इसी तरह हर वो तबका जो कि मौजूदा गवर्नमेंट जो हिंदुस्तान की है उससे नाराज़ है मुख्तलिफ मुआशी वजूहात की बिना पर, ये चीज़ें ज़ाहिर है तूफ़ान तो अंदर ही अंदर पनप रहा था, लेकिन सिखों की इस मूवमेंट ने एक तरह से एक चिंगारी जो है वो डाल दी है। बाकी जो 26 तहरीकों की बात है, ये बिल्कुल तारीखी तौर पे ये कोई नई बात नहीं है, बहुत अरसे से चल रहा है सिलसिला। वहाँ पे आसाम का मसला है और बहुत सारी नागालैंड जिसकी मिसाल हुई है। मैं ज़रा एक और चीज़ की तरफ भी आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि तारीखी तौर पे हिंदुस्तान कभी भी एक मुल्क नहीं रहा। ये तो सिर्फ अंग्रेज़ों के दौर में और उससे पहले किसी हद तक मुग़लों ने एक बड़ी कोशिश की कुछ इलाकों को इकट्ठा करने, लेकिन आप देखें औरंगज़ेब, आलमगीर 25 बरस जो है वो दक्कन के महाज पे डटे रहे और सारी चीज़ें हुई। तो हिंदुस्तान बुनियादी तौर पे देखें, मेरा ख्याल है कि नई नस्ल को ख़ास तौर पे ये इनकलकेट करने की असर नौ ज़रूरत है कि दो कौमी नज़रिया नंबर 1 एक तारीखी हकीकत है। दो कौमी नज़रिया है क्या? ये कोई मजहबी इंतहा पसंदी पर मबनी नज़रिया बिल्कुल नहीं है। ये तो एक रियलिटी, एक प्रैग्मेटिक, एक इंतहा पसंद मजहब के खिलाफ एक रिएक्शन है। बिल्कुल। देखें ना, दो कौमी नजरिया ये है कि ये जो पूरा खित्ता जिसे हम बर्रे अजीम कहते हैं, हमें बर्रे सगीर नहीं कहना चाहिए, हमें बर्रे अजीम कहना चाहिए। इट्स ऑलमोस्ट अ कॉन्टिनेंट। इसमें बहुत सारी
कम्युनिटीज नहीं, अक़वाम हैं, और इन कौमों का आपस में एक मुल्क रहना ये कोई मोजज़ा से कम नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर इंडिजिनसली ऐसे बहुत सारे जरासीम मौजूद हैं जिनकी एक जो अगर सिरा तलाश किया जाए तो वो ये जो हिंदुत्व हम कभी कहते हैं, कभी वो हिंदू जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी कहते हैं, ये सारी चीजें, कभी आरएसएस कहते हैं, जी बिल्कुल आरएसएस की जो कभी सेकुलरिज्म कहते हैं, बिल्कुल ये बदकिस्मती है, बल्कि उनके लिए शर्मिंदगी की बात होने चाहिए। लेकिन वो बड़े ढीठ हैं कि अपने मोहसिन गांधी को ही उन्होंने कत्ल कर डाला। जी देखिए, और उसमें आरएसएस को या इनको कोई शर्मिंदगी बिल्कुल नहीं है। नहीं है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। आखिरी राउंड में हम जानना चाहेंगे कि ये जो तौसी पसंदाना सो कॉल्ड अजाइम थे, उसका जो जनाजा अब निकलता नजर आ रहा है, उस हवाले से क्या? या हेजेमनी तो इनका, देखिए मैं इस चीज़ पे बड़ा कन्विंस हूँ। दुनिया में आजकल दुनिया में हेजेमनिक डिज़ाइन है पूरी दुनिया में। किसी ज़माने में नॉन स्टेट एक्टर्स थे जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व होते थे, अभी स्टेट्स हैं जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व। जिस तरह अमेरिका ने सीरिया में किया, अमेरिका ने इराक में किया, दहशतगर्दी की ना, इराक को तोड़ा, मुसलमान ममालिक को तोड़ा, एक फ़िलासफ़ी के तहत तोड़ा। अब वो ग्रेटर मिडल ईस्ट रीजन में आप देखते हैं इसराइल क्या कर रहा है, इसराइल के ताल्लुकात कायम कराए जा रहे हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें सोचने की बात है, क्यों हो रहा है। इस वक्त दुनिया में जो तहरीकें चल रही हैं, जो हेजेमनिस्ट डिज़ाइन चल रहे हैं, उनकी बेसिस पे जो है वो मजहबी तौसी पसंदना सोच आ गई है, जो बेस करती है ज़ियोनिस्ट लॉबी पे, जो बेस करती है न्योकॉन्स पे, जो हाई ग्रेड क्रिश्चियंस हैं। आपको पता है ज़ियोनिस्ट कौन है? वो कहते हैं इवेंजेलिकल ज्यूज हैं, जो ये कहते हैं कि टू टॉक अगेंस्ट इजराइल इज टू टॉक अगेंस्ट गॉड। इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया है हिंदुत्व। मैं इज्म फिर नहीं कहूंगा, मजहब नहीं कहूंगा। हम जब यहाँ पे बैठ के बात करते हैं हिंदुस्तान की, तो हम हिंदुस्तान की कॉमन पब्लिक के खिलाफ नहीं बात करते, तो हिंदुत्व की बात, क्योंकि कॉमन पब्लिक वो है जिसने मुसलमानों की बात को भी सपोर्ट किया है। जब ये रजिस्ट्रेशन के खिलाफ तहरीकें चल रही थी, तो वहां से बहुत से हिंदू फिलोसफर, मतलब ऐसे लोग हैं कॉमन सोसाइटी के, जिन्होंने इसको गलत करार दिया। लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप का कैरेक्टर है, उसको हम एड्रेस करते हैं एज हिंदुत्व, एज हिंदुत्व। ये बीजेपी के लोग जो ये कहें कि जी अगर न्यूक्लियर बम ब्लास्ट हो तो गाय का गोबर लगा लो तो कुछ भी नहीं होगा, ये जो फिलॉसफी है ना, जो मजहब को डॉगमेज्म, जो डॉगमेटिक अप्रोच के लिए इस्तेमाल करी, हेजेमनी के लिए इस्तेमाल, कि जिसको हिंदुइज्म है तो पूरी दुनिया में फैल जाए, इंडिया के अंदर सिर्फ हिंदू को रहना चाहिए, किसी और भाई ये तो हिंदू तो कभी भी, हिंदू तो बाद में 47 के बाद हिंदुस्तान बना है, उससे पहले तो हिंदुस्तान नहीं था। तो हाउ कैन यू से कि जी हिंदू माता के टोटे हो गए? उससे पहले तो जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि बर्रे अजीज वो है, ये बर्रे सगीर कहा जाता था, इसको सब कॉन्टिनेंट, आप इसको सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हुआ ना, तो इंडिया पाकिस्तान बना। तो ये जो तौसीफ पसंदाना अजाइम थे, इस पे मैंने आपको बताया नेपाल ने क्या कह दिया, आसाम ने क्या कह दिया, भूटान क्या कह रहा है। तो ये जो वो चाहते थे कि अपने एक्सपेंशनिज्म को लाना, और ये उनके खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ भी उनके तासुरात थे। जब शेख मुजीबुर रहमान को मारा गया, कर्नल फारूक ने जो किताब लिखी, तो उसने किताब में क्या चीज की, उसने कहा कि ये इंडिया के साथ तौसीफ मतलब नेक्सस करना चाहता था, हम नहीं चाहते थे, हमारी बच्चियां अगवा हो रही थी और इंडिया जा रही थी, स्मगलिंग हो रही थी, इंडियन ताजिर लेके जा रहा था। उन्होंने मुजीबुर रहमान को पहले समझाया, नहीं मारा था, उसको मार। अब ये जो चीजें ओवर अ पीरियड रही, इंडिया को एक वो मिला था, उनके अपना वो बढ़ा था उनकी पॉलिटिकल लीडर की, शायद हम कुछ भी कर सकते हैं। आज दुनिया में वो चीजें नहीं है। आज दुनिया नेशनहुड पे बहुत सारे ममालिक खड़े हो रहे हैं, नेशनलिज्म पे खड़े हो रहे हैं, नेशन स्टेट्स रिएक्ट कर रही है। और ये भारत की जो तौसीफ पसंदीदा तंजीमें हैं, चूंकि ये मजहबी दहशतगर्दी पे बेस करती है, तो मजहबी दहशतगर्दी पे कोई तौसीफ पसंदीदा अजाइम कहाँ आप तबाह कर सकते हैं? पर सुपर पावर है, अमेरिका ने जाने को इराक को तबाह कर दिया, सीरिया को तबाह कर दिया, अफगानिस्तान को तबाह कर दिया। अब वहां शिकस्त खाई है, जिनको कहता था कि ये शरपसंद है, अब उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। फारूकी साहब, रीजन के हमने देखा ममालिक की तरफ से एक रिएक्शन आया है, और अब रीजन के ममालिक भारत की इस अप्रोच के खिलाफ मुत्तहद होते नजर आते हैं। क्या देखते हैं फ्यूचर? पूरे इंडिया में एक डिबेट है कि दो ममालिक के सिवा भारत के किसी के साथ नॉर्मल ताल्लुकात नहीं है। एक भूटान है, आप उसकी हैसियत जानते हैं, और दूसरा मालदीव है। इसके अलावा भारत के पूरे खित्ते में किसी मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये नुमाया, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका में जो दहशतगर्दी हुई, जो सारी गया था, भारत से सारी। तो जब एक मुल्क के वो तौसीफ पसंदाना अजाइम ही है जिसकी आपने बात शुरू की, जो क्वेश्चन बेसिकली आपका है, तो इसको हर कंट्री अब फील कर रहा है। ठीक है, अब चाइना से इनको पनिश कुछ उन्होंने किया है, जूते मारे हैं, इनको टका के मारे हैं, पकड़ के मारे हैं।
तो वो जो जूते उनको वहां से पड़े हैं, उसके बाद फिर खौफ कुछ खत्म हुआ है, और हमने भी खूब लगाए हैं, by the way। खौफ कुछ कम हुआ है, खौफ कम हुआ है उन मुल्कों के लिए जिनका इंडिया गार्डियन बनने की कोशिश कर रहा था। और उसके अलावा यहां तक नहीं, बल्कि यह है कि आप इंडिया कहां तक जाना चाह रहा था, फिलिपाइन तक, इंडोनेशिया तक, मलेशिया तक, यानी वो वहां तक अपनी अप्रोच एक बढ़ाना चाह रहा था। इस रीजन में इंडिया के इन तोसी पसंदाना अजाइम के खिलाफ एक मुजाहमत जो है वो शुरू हो चुकी है, उसकी आइसोलेशन है। कभी हम बात करते थे यहाँ पे, और हम बड़े बात करते थे कभी कभी कि जी देखिए पाकिस्तान जो है तन्हाई का शिकार है। मैं समझता हूँ कि इस रीजन में इस वक्त जितना तन्हाई का शिकार इंडिया है, शायद ही कोई दूसरा मुल्क हो। प्रोफेसर साहब जी, मैं इस पे मुख्तसर अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ। देखें, बात यह है कि आज 16 दिसंबर भी है और बड़े दो अहम वाक़यात हमारी तारीख़ में इस वाले से हैं। इंदिरा गांधी ने बड़े तमतराक से और बड़ी ओवर कॉन्फिडेंट होकर ये बात कही थी, जिसको बड़ा मिस कोट किया जाता रहा है कि जी हमने दो कौमी नज़रिया खाकम बदहन हमने खलीज बंगाल में डुबो दी। मेरा ख्याल है तारीख़ी हक़ाइक़ दुरुस्त कर लिए जाएँ, खलीज बंगाल में नहीं डुबोया। दो कौमी नज़रिया उसी तरह इंटैक्ट है, बल्कि ये इस पूरे खित्ते में अगर आप नक्शे पे गौर करें तो दो चांद हैं, एक पाकिस्तान है, एक बांग्लादेश है, जो उसी तरह वहाँ पे जगमगा रहे हैं। दो कौमी नजरिया हॉट कर रहे हैं, देखिए हॉट कर रहे हैं। दो कौमी नजरिया तब 100 कौमी नजरिया बनने जा रहा है। और मुझे जो मुस्तकबिल का नक्शा नजर आ रहा है वो ये है कि इंडिया के अंदर एक नया पाकिस्तान बनेगा, एक और दो कौमी नजरिया इंडिया के अंदर से। मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान ये दुरुस्त है, एक फितरी तौर पर अपनी एक फितरी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, अब मसला ये है कि हमें क्या करना है। ये मेरा ख्याल है $1 मिलियन क्वेश्चन है। हमें सबसे ज़्यादा जोर जिस बात, चूँकि ये अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान सीरिया नहीं बन सका बावजूद तमाम कोशिशों के, ट्यूनिस नहीं बन सका, इजिप्ट नहीं बन सका, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें एक बड़ी वजह है जो हमें बिन हैसुल कौम समझनी चाहिए। हमारे इदारे जो हैं तमाम कमज़ोरियों के बावजूद, तमाम कोताहियों के बावजूद, हमारे पास उम्मीद के बहुत सारे चिराग रोशन हैं। मसला क्या है? मसला हमें एक काम लाजमी करना होगा। एक है महाज कि हम इदारा जाती हम आहंगी के लिए अपना तन मन धन लगा दें। हम ये तय कर लें कि हमारा कोई भी इख्तलाफ है, लेकिन इदारों के मामले में हम एक दूसरे को, अपने कौमी इदारे जो हैं, जो आपकी एक शान होते हैं, उनको सपोर्ट करें। दूसरी बात है नौजवान नस्ल। मत भूलें, इकबाल की उम्मीद भी नौजवान नस्ल है। पाकिस्तान, हमारी ये जो जनरेशन जो कि सोशल मीडिया में एक शख्स इधर से आता है, वो कान में खुसर फुसर करता है और वो कहता है जी ये 1947 में तो ये बंटवारा गलत हुआ। उस बेचारे को ये मालूम नहीं है कि दो कौमी नजरिया क्या है। उसे जब हकायक की तरफ समझाने की, मेरा ख्याल है इस पर जंगी बुनियादों पर काम होने की ज़रूरत है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को असर नौ समझाएं, बावर कराएं, मोहब्बत। और अल्हम्दुलिल्लाह काम हो भी रहा है। बिल्कुल। और इस अल्हम्दुलिल्लाह इस पे मायूसी की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। और आज की जितनी गुफ्तगू हुई है, अगर उसको समेटा जाए तो ये कहा जा सकता है कि अगर कुछ शर्म और हया हो तो भारतीय क़यादत और भारत के तमाम उन लोगों को जो इस किस्म के अज़ाइम रखते हैं, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ ब्रिगेडियर गज़नफ़र अली साहब का, जनाब खालिद फ़ारूकी साहब का, प्रोफेसर गाजी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का कि हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए और इस अहम मौजू पर अपने ख़यालात से नवाजा। इसके साथ ही अपने मेज़बान हामिद वलीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।